Hello students, welcome to my channel Engineering Education. Please subscribe my channel. Thank you. In previous weeks we discussed about power turbine, then aircraft engines, and after that we discussed about parallel flow units. Today we are going to start modifications to the basic cycle. Lecture number 3, week 3 is about the modifications. To the basic cycle. जो रियल वर्ल्ड में हमारे पास गैस टरबाइन पावर प्लांट्स यूज होते हैं पावर जनरेशन के लिए, तो उनमें ना सिर्फ यही बेसिक 4 कंपोनेंट्स होते हैं बल्कि उसमें और भी कंपोनेंट्स होते हैं. One of them modification is, first one is here is intercooler in the system. इंटरकूलर इसका जो फंक्शन है दैट इज कूलिंग, इंटरकूलिंग बिटवीन द कंप्रेसर्स. इंटरकूलिंग प्रोसेस जो है वो अकर होता है इन बिटवीन द कंप्रेसर्स. जब मल्टी स्टेज कंप्रेशन अकर होता है तो उन केसेस में फिर इंटरकूलर को यूज किया जाता है. मतलब इसका जो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन है वो इन बिटवीन कंप्रेसर होता है. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंप्रेसर्स, फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 2 कंप्रेसर्स तो उनके बिटवीन एक इंटरकूलर यूज होगा. If there are 3 compressors, अगर 3 places पे compression occur होता है तो in that case how many intercoolers will be required? 2 intercoolers will be required to perform the intercooling process. Second modification which we will discuss, that is the installation of reheater in the gas turbine power plants. Reheater is also called second combustion chamber. So what do you think about reheater? Place of installation के बारे में बता सकते हैं कि where it will be installed? Before the compressor होगा सर. Reheater है ना? Reheater है. Combustion chamber. After combustion chamber number 1. After the compression. जी. कंप्रेसर से पहले सर. अच्छा जी, ठीक है. जब हमारे पास जिस तरह हमारे पास मल्टी स्टेज कंप्रेशन होता है उनके बिटवीन हम जो है इंटरकूलर्स यूज करते हैं. जिस तरह अगर हमारे पास मल्टी स्टेज एक्सपेंशन हो तो उनके बिटवीन जो है फिर क्या किया जाता है, रीहीटर और सेकंड कंबस्शन चैम्बर इज इंस्टॉल्ड. सो ये जो है प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन जो है इसका बिटवीन द टर्बाइंस. जब ये देखें, जब फर्स्ट टर्बाइन में गैसेस जो है वो एक्सपेंड करते हैं तो उनका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है. फिर उसको दोबारा से हीट करने के लिए वी यूज अनदर कंबस्शन चैम्बर जो कि दोबारा जो है हमारे पास हॉट गैसेस
क्रिएट हो जाती है और उसका टेम्परेचर अगेन राइज हो जाता है, और फिर वही जो दूसरे कंबशन चेंबर में जी जी हेलो सही है सर, बोलना चाहेंगे फवाद? गलती से बोल गया वो। फवाद कुछ कह रहा था। हाँ फवाद, क्या मसला है जी? सर वो गलती से कह रहा था कि आपने मसला है। अच्छा, इसमें देखें जो जिन स्टूडेंट्स को अक्सर इशू होता है तो उनके साइड पे अक्सर सिग्नल वीक होते हैं ना, उस वजह से ये वॉइस जो है वो क्लियर नहीं होता। मेरे साइड पे सिग्नल इशू नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी है सिग्नल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई है, तो कोई इशू नहीं है, और मेरे ख्याल में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मसला नहीं होगा जी। इस तरह है। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो इसको आप कोशिश करें थोड़ा सा प्लेस चेंज करें या ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे थोड़ा सा सिग्नल जो है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट जो है माइक ऑफ रखें क्योंकि बीच में फिर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। सो रीहीटर इज इंस्टॉल्ड बिटवीन द turbines. So for multi-stage expansion, we use reheater. Third modification is the use of heat exchanger. हीट एक्सचेंजर और इसको जो है बाज़ औक़ात रीजनरेटर भी बोलते हैं। रीजनरेटर इसका फंक्शन जो है, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं टरबाइन के एग्जिट पे, तो उनका टेम्परेचर काफ़ी अगर हाई हो तो उसका हीट हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में शेयर नहीं करते, नहीं छोड़ते। उसके लिए फिर हम एक ऐसा अरेंजमेंट बना लेते हैं कि उसका जो हीट है उसको हम यूटिलाइज करें। तो उसको फिर उस हीट को यूटिलाइज करने के लिए फिर हम ये इक्विपमेंट यूज करते हैं, दैट इज हीट एक्सचेंजर और रीजनरेटर। तो बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर हीट रिकवरी प्रोसेस। इससे हम हीट रिकवरी करते हैं डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में हाई टेम्परेचर गैसेस को छोड़ना एनवायरनमेंट के लिए भी खतरनाक है और साथ में हीट लॉस भी है। तो इसको हम हीट एक्सचेंजर से ये दोनों इश्यूज कवर कर लेते हैं। इसका जो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन है, जिस तरह मैंने बात की कि टरबाइन के एग्जिट के ऊपर हमारे पास हॉट गैसेस होती है, तो ये एग्जैक्टली टरबाइन के एग्जिट के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, और साथ में जो कंप्रेसर का एग्जिट होता है वो, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक ही इक्विपमेंट के अंदर इस तरह आ जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इस साइड से कंप्रेस्ड एयर आ रही है, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर है, वो इस साइड पे जा रही है, और इस डायरेक्शन में जो टरबाइन एग्जॉस्ट हैं या एग्जिट, टरबाइन का जो एग्जिट है, तो उससे जो हॉट गैसेस हैं वो इस डायरेक्शन में इस डिवाइस के अंदर ट्रेवल करती है। तो इस कंप्रेस्ड एयर का जो टेम्परेचर होता है रिलेटिव टू दीज गैसेस वो कम होता है। तो क्या होता है, फ्रॉम दीज हॉट गैसेस हीट इज शेयर्ड विद द कंप्रेस्ड एयर। तो इसका जो टेम्परेचर होता है आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम दिस हीट एक्सचेंजर वो ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पे अगर टेम्परेचर है कोई लगभग 100 डिग्री सी, तो यहाँ पे निकल के ये तकरीबन
150 डिग्री सी हो जाता है। ठीक है, तो जो हीट हमें रिक्वायर्ड होता है कंबस्शन चेंबर में, उससे पहले पहले ये हीट अप हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर एग्जिट ऑफ द टरबाइन के ऊपर कोई 200 डिग्री सी सपोज ये था, तो ये यहाँ से निकल के सपोज 100 डिग्री सी पे चला जाता है या 75 डिग्री सी पे। ये फिगर्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने मेंशन किए हैं, एक्चुअल में वैल्यूज वेरी करती है। इट्स अप टू द हीट एक्सचेंजर कि किस तरह हीट एक्सचेंजर आप यूज करते हैं, उसका जो थर्मल रेशो है या इफेक्टिवनेस है हीट एक्सचेंजर का वो कितना है। अगर 100% एफिशिएंट हीट एक्सचेंजर है तो आपके पास ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये दोनों का सेम होगा। फॉर एग्जांपल कंप्रेस्ड एयर ये इन कर रही है हीट एक्सचेंजर के अंदर 100 डिग्री सी पे, तो ये एग्जिट करेगी 150 पे। ठीक है, और ये 200 है तो ये फिर आपके पास सपोज ये 200 है तो ये आपके पास फिर क्या होना चाहिए एग्जिट के ऊपर 150 डिग्री सी। तो इसका मतलब ये है कि जितना हीट इसने लॉस किया उतना ही उसने गेन किया, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो ये है कि इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। फोर्थ मॉडिफिकेशन जो है वो है आपके पास वाटर इंजेक्शन मेथड। इसमें जो हॉट गैसेस होती है उससे एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन उसको हम यूज करते हैं टू हीट द वाटर, और वो वाटर फिर फर्दर जो कंप्रेस्ड एयर के ऊपर हम इस तरह शावर करते हैं तो उससे उसका जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इन मल्टी स्टेज कंप्रेशन हम चाहते हैं इन मल्टी स्टेज कंप्रेशन कि इसका जो टेम्परेचर है एयर का वो ड्रॉप हो जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो वो एक किस्म का जो वाटर इंजेक्शन मेथड है, आप इस तरह कह सकते हैं कि इट एक्ट्स एज ए इंटरकूलर। जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसका टेम्परेचर सेकंड कंप्रेशन के लिए उसका टेम्परेचर ड्रॉप करता है। तो इसका मकसद जो है वो और फंक्शन जो है कुछ इस तरह होता है। डिटेल में अभी मैं आपको दिखाता हूं कि जो इंटरकूलर है फॉर एग्जांपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपका टेक्स्ट बुक है चैप्टर नंबर 9 नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा जी, ठीक है। इसके बारे में मैं फिर बात करता हूँ। ये जो ग्राफ्स हैं इसके बारे में व्हेन यू अंडरस्टैंड मॉडिफिकेशंस फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये दो ग्राफ्स लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जस्ट कम टू द इंटरकूलिंग प्रोसेस। हमारे पास इनिशियली लो प्रेशर कंप्रेसर होता है, फिर उसके बाद जिस तरह मैंने बात की इंटरकूलर, फिर दूसरा जो कंप्रेसर है हाई प्रेशर कंप्रेसर वो लगा है, एंड आफ्टर दैट दिस इज कंबस्शन चैम्बर, एंड आफ्टर कंबस्शन चैम्बर हमारे पास ये टरबाइन है। तो ये मॉडिफिकेशंस जो है इंटरकूलर का वो इन बिटवीन द स्टेजेस वो एक्ट कर रहा है। इसका अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में बात करें तो प्रीवियसली
हम डिस्कस कर चुके हैं कि ज़्यादातर हम टीएस डायग्राम के ऊपर इसका साइकिल देखते हैं, पीवी के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन टीएस डायग्राम इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। इस मुनासिबत से हम बार बार जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंप्रेसर में अगर आप थोड़ा सा इन प्रोसेस के ऊपर गौर करें, जो थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हो रहे हैं इन बिटवीन द स्टेजेस आर इन द कंपोनेंट स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5 एंड स्टेट 6। तो 6 स्टेट्स हैं बेसिकली। 1 इज द इनलेट स्टेट, जब एयर इन होती है लो प्रेशर कंप्रेसर को। 2 exit from the LPC, low pressure compressor. 2 to 3 is the intercooling process. 3 to 4 is the second compression. 4 to 5 is the heat supplied in the combustion chamber. 5 to 6 is the expansion in the turbine. So ये जो processes हैं, हम अगर इनको प्लॉट करें टीएस डायग्राम के ऊपर, तो जो 1 to 2 इस प्रोसेस है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये कौन सा प्रोसेस है? 1 to 2s isentropic compression, isentropic compression, and from 1 to 2 is actual compression. actual compression. Similarly, from 2 to 3, 2 to 3 क्या चीज है जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस है? 2 to 3, Heat rejection. this is the heat rejection in the intercooler basically. ये कूलिंग कर रहा है। देखें इस स्टेट के ऊपर 2 के ऊपर इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ये टेम्परेचर ड्रॉप जो है ये उसी, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, इसी तरह this is basically the constant pressure cooling of the compressed air, and from 3 to 4s is again second compression, and from 3 to 4 is the actual compression in the second high pressure compressor. 4 to 5 जी, 4 to 5 क्या है? Heat rejection. And this is 5. Combustion. This is the heat supplied at constant pressure. Pressure. And from 5 to 6s Expansion. Isentropic expansion. isentropic expansion, और जो डैश लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Actual expansion in the turbine. तो ये तकरीबन कितने प्रोसेस बन जाते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस? 1 2 3 4 5 ओपन साइकिल है। ठीक है, बार बार जो एयर है वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ओपन एनवायरनमेंट से वही एयर यूज करते हैं, फ्रेश एयर, और एग्जॉस्ट एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं सिस्टम से। सो यहाँ पे आपका साइकिल खत्म हो जाता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस खत्म हो जाते हैं। तो अगर सपोज हमारे पास ये इंटरकूलिंग प्रोसेस ना होता, तो इस साइकिल का जो नेचर है वो कुछ इस तरह होता। फिर डायरेक्टली 1 2 ये आपको नजर आ रहा है, ए एस, यस सर, 1 2 ए एस। This is the isentropic expansion, isentropic compression without intercooling. जब हमारे पास ये प्रोसेस बीच में ना हो 2 to 3, तो फिर आपके पास कंप्रेशन प्रोसेस जो है किस तरह होता? From 1 to AS। ठीक है, और जो एक्चुअल कंप्रेशन होता था तो वो किस तरह आप प्लॉट करते थे? From 1 to A without intercooling। ठीक है, from 1 to A this is the actual compression without intercooling, and from 1 to A is this is the isentropic compression without intercooling। बाईपास कर दिया सर। हाँ, बाईपास कर दिया, मतलब इसका यूज नहीं है, ये कट कर दिया।
तो तब आपके पास साइकिल कुछ इस तरह नजर आएगा। जब व्हेन यू इंस्टॉल इंटरकूलर तो आपके पास फिर ये साइकिल जो है इस तरह 1 2 3 4 5 6 इस तरह फिर ये एक्ट करता है, ठीक है, ऑपरेट करता है जो सिस्टम है। सर यहाँ पे 2 कंप्रेसर क्यों लगा है, इसका एडवांटेज क्या है? ये एक शाफ्ट पे देखिए- माउंटेड है। देखें हम स्टेजेस में प्रेशर ज्यादा कर अगर यस कंप्रेसर का मकसद ही यही है कि टू इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है, टू इंक्रीज द प्रेशर। तो जितना आप प्रेशर आपको इसके लिए जितना आप प्रेशर राइज करते हैं उतना जो है उसके अंदर मिनिमम स्पेस में आप ज्यादा एयर को एकोमोडेट कर सकते हैं एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंबस्शन प्रोसेस, ठीक है, टू हैपन। तो इस वजह से ये एयर जो है आपके पास तकरीबन 1 to 2 एक स्टेज में कंप्रेस, फॉर एग्जांपल नॉर्मल जो एनवायरनमेंट का प्रेशर होता है वो 1 बार होता है। तो ये फर्स्ट कंप्रेसर इसका प्रेशर सपोज मैं रफली कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ, ये इसको इंक्रीज करता है फर्स्ट कंप्रेसर 20 बार तक। फिर ये इस 20 बार पे कूल हो जाता है, प्रेशर यही सेम रहता है लेकिन इसका टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं विद द हेल्प ऑफ intercooler, and from 3 to 4 the pressure is again raised from 20 to suppose अगर सेम कैपेसिटी के कंप्रेसर्स हैं तो ये 40 बार तक इसको क्या करेगा, ले जाएगा। ये जो लाइंस हैं पहले भी मैंने आपको बताया था, ये जो लाइंस आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये लाइंस जो डाइवर्ज हो रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइंस है। इसी तरह ये जो लाइन है फ्रॉम 2 to 3 दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये कूल किया जाता है एंड फ्रॉम 3 to 4 अगेन इसको 40 बार तक सपोज इसको कंप्रेस करता है, ठीक है। तो फर्दर ये कंप्रेस्ड एयर फिर कंबस्शन चेंबर में कंबस्शन प्रोसेस के लिए यूज हो रही है। यहाँ पे बेसिकली चार्ज ऑफ द फ्यूल उसके साथ चार्ज ऑफ फ्यूल उसके साथ कंबस्ट होके हॉट गैसेस क्रिएट करते हैं और फिर वही हॉट गैसेस एक्सपेंड होते हैं थ्रू द टरबाइन और नोजल, डिपेंड करता है कि कौन सा एक्सपेंशन डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, सो जी सर die două turbine, sorry, compressor मतलब da și sar și mung pe eu stage ki nu compress करके the temperature da वजह ना intercooling को bia इनोर compress को इसी मतलब है सर। देखें जब आप 1 स्टेज में करते हैं सपोज, ठीक है, तो बाज एप्लीकेशंस में यस यू कैन डू विद इन 1 स्टेज, लेकिन आपका जो कंप्रेसर है उसके ऊपर लोड फिर ज्यादा आता है और साइज ऑफ द कंप्रेसर जो है वो भी बढ़ता है। हम चाहते हैं, देखें इंटरकूलर लगाने का फायदा यही है कि हम इससे जो है जो आउटपुट ऑफ द नेट पावर आउटपुट फ्रॉम द पावर प्लांट है वो हम इंक्रीज करना चाहते हैं, या जो वर्क रेशो है वो इंटरकूलर लगाने से काफी हाई हो जाती है, मतलब ज्यादा हो जाती है एंड वी वांट दैट। अगरचे इंटरकूलर जो है और रीहीटर दोनों जब आप मतलब सेपरेटली अगर आप ये प्लांट के अंदर लगाते हैं तो आपके पास इफिशिएंसी डिक्रीज होने का खदशा है। वर्क रेशो बढ़ती है लेकिन इफिशिएंसी डिक्रीज होती है। तो फॉर दैट फिर आपके पास एक और ऑप्शन है रीजनरेशन का और वाटर इंजेक्शन का। इफ यू यूज दिस ऑल मॉडिफिकेशन विद इन द पावर प्लांट तो आपके पास जो वर्क रेशो है और इफिशिएंसी तो वो दोनों जो है फिर इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ इंटरकूलर इसको लगाना या सिर्फ रीहीटर को लगाना, ठीक है, आपके पास एक ही पैरामीटर जो कि वर्क रेशो है वो इंक्रीज कर रही है लेकिन जो इफिशिएंसी है प्लांट का वो डिक्रीज होता है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि दोनों राइज हो, दोनों के वैल्यूज जो इफिशिएंसी है और वर्क रेशो हो दोनों के वैल्यूज
ज्यादा हो जाए, इंक्रीज करें, तो उसके लिए फिर ये कम्बिनेशन ऑफ इंटरकूलर, रीहीटर और हीट एक्सचेंजर, अनदर हीट एक्सचेंजर दैट इज रीजनरेटर, उसका कंबाइंड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये तो एक एस्पेक्ट मैंने बता दिया। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल 2 कंप्रेसर्स लगाने का क्या फायदा है। ठीक है, तो आपके पास एक कंप्रेसर के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि 1 बार से डायरेक्टली 40 बार पे मैं इसको कंप्रेस करना चाहता हूं, तो आपके पास लाइफ ऑफ द कंप्रेसर जो है वो डिक्रीज होता है। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो लाइफ ऑफ द कंप्रेसर है वो डिक्रीज होने का खदशा है। और हमेशा जो है मल्टी स्टेज कंप्रेशन जो है वो जब हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट हो तो उसमें मल्टी स्टेज कंप्रेशन ही रिकमेंडेड है। ठीक है, ये जो है तकरीबन अगर आपने देखा हो जो सीएनजी पंप्स होते हैं उसमें जो कंप्रेसर्स लगे होते हैं, हैव यू विजिटेड और ऑब्जर्व दूस जो कंप्रेसर्स वहां पे लगे होते हैं जी? एनीवन? यस सर, दौर से ऊपर वो इंटरकूलर भी लगा हुआ था सर। हाँ, क्या होता है बेसिकली वहां पे? एक ही स्टेज में, मतलब एक ही कंप्रेसर होता है, एक ही स्टेज में वो कंप्रेस करते हैं या स्टेजेस में कंप्रेस करते हैं? स्टेजेस में सर, स्टेजेस में करते हैं। स्टेजेस में कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो वो प्रेशर काफी ज्यादा होता है। अगर आप चेक करें तो उनका जो डिलीवरी प्रेशर है जिस पे वो फ्यूल भरवाते हैं गाड़ियों के अंदर, तो कितना प्रेशर होता है रफली? 200 तक तकरीबन होता है सर। 200 से लेकर 220 बार तक। 240 हाँ, तो इसी तरह वो स्टेजेस में करते हैं, क्योंकि वो 1 स्टेज में आपके पास इस तरह फैसिलिटी नहीं होती, कंप्रेसर नहीं होता जिससे आप 1 स्टेज में ही डायरेक्टली इतना प्रेशर राइज वो गेन करें। तो उसके लिए जो है स्टेजेस में एक तो आपके पास लोड जो है कम आता है, कंप्रेशन इज अगेन देयर इज लोड ऑन द कंप्रेसर। ठीक है, तो जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोड को तो उतना जो है उतना वो इफिशिएंटली वो वर्क करता है। ठीक है, इसका फायदा यही होता है मल्टी स्टेज कंप्रेशन का या मल्टी स्टेज एक्सपेंशन का। ठीक है, मल्टी स्टेज एक्सपेंशन का भी यही तकरीबन थोड़ा सा एक और चीज भी उसमें है, लेकिन यही लोड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के ऊपर कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, so if you are interested to find, just like the previous cases, we find the work input to the compressor, work output from the turbine, net work output from the system, heat addition or heat supplied in the combustion chamber. If you are interested to find these things, so you can do it for the intercooling. जब आप इंटरकूलर इंस्टॉल करते हैं पावर प्लांट के अंदर, तो उसके लिए वही सारी चीजें आप फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशंस आप डेवलप कर सकते हैं। तो वर्क इनपुट, अगर हम वर्क इनपुट की बात करें व्हेन इंटरकूलर इज यूज्ड, तो उस केस में क्या होगा जी? आपके ख्याल में क्या होगा? आपको कितने वर्क्स रिक्वायर्ड होंगे, वर्क इनपुट्स जी? 2. One is from state 1 to state 2 and second is from state 3 to 4. 2 कंप्रेसर्स है ना, तो उसके लिए जो विद इंटरकूलिंग आपके पास वर्क इनपुट है, that will be Cp T2 minus T1 plus Cp T4 minus T3. इसी तरह वर्क इनपुट विद नो इंटरकूलिंग नहीं करते हैं, नॉर्मल आपके पास प्लांट है, तो इन दैट केस आपके पास ये वाला प्रोसेस रह जाएगा। ये बाकी जो इंटरकूलिंग है या सेकंड कंप्रेशन है वो खत्म हो जाएगा। तो उस केस के लिए आपके पास क्या होगा फिर? Cp into Ta minus T1
वर्क इनपुट। और अगर आप इसको स्प्लिट करते हैं दो हिस्सों में तो यू कैन डू इट लाइक फ्रॉम CP T2 माइनस T1 एंड प्लस CP TA माइनस T2। ये प्रोसेस बेसिकली जो मैंने सर्किल किया हुआ है फ्रॉम 1 to A, अगर आप ये दोनों दो हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। इन दैट केस इट विल बी इक्वल टू CP T2 माइनस T1 प्लस CP TA माइनस T2। सिमिलरली फॉर, ये तो वर्क इनपुट की बात हो गई। अगर वर्क आउटपुट की मैं बात करूं तो क्या होगा जी? एक टरबाइन है सर एक टरबाइन है तो वो पिछले वाला वर्क तो होगा आपके पास वर्क क्या होगा? T5 minus T6 CP into T5 minus T6. Work output will be equal to CP T5 minus T6। तो अच्छा जी, अब नेटवर्क आउटपुट किस चीज के बराबर होगा? अगर हम नेटवर्क आउटपुट की बात करें, टरबाइन ये वर्क नेटवर्क आउटपुट होगा सर। हर कंप्रेशन वो आपके पास बराबर होगा टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर्स वर्क। दो कंप्रेसर्स है ना, तो इससे आप जो है नेटवर्क फाइंड कर सकते हैं। W नेट जो है नेटवर्क आउटपुट, वो आप टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर्स वर्क से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, इफ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द हीट सप्लाइड तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे जी? हीट सप्लाइड in terms of temperatures and specific heat. T5 minus T4. T5 minus T4. CP T5 minus T4. QS or QA is equal to CP T5 minus T4। T4. अगर इंटरकूलर है, अगर इंटरकूलर नहीं है तो फिर क्या होगा? हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू CP T5 माइनस TA। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क जो है, क्योंकि वो पोजीशन चेंज हो जाता है टेम्परेचर्स का। इसी तरह इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द थर्मल और ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, तो व्हाट यू विल डू, आपने एक बार जब इनपुट आउटपुट्स फाइंड किए तो एफिशिएंसी फाइंड करना फिर आसान हो जाता है। सो एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट विल बी इक्वल टू नेटवर्क डिवाइडेड बाय आउटपुट हीट सप्लाइड। सप्लाइड, तो इससे आप एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह वर्क रेशो अगर हम फाइंड करना चाहें तो उसके लिए वही एक्सप्रेशन है, नेटवर्क आउटपुट दैट इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन माइनस वर्क ऑफ कंप्रेशन डिवाइडेड बाय ग्रॉस वर्क आउटपुट। ग्रॉस वर्क आउटपुट क्या है इस केस में? टरबाइन Gross work power of the turbine है सर। Work ग्रॉस work of the turbine है आउटपुट, सर। ग्रॉस वर्क आउटपुट जो है वो आपके पास टरबाइन वर्क है। इस केस में एक टरबाइन है तो वो है आपके पास CP T5 माइनस T6। यही आपके पास ग्रास वर्क भी है और आपके पास ये टरबाइन वर्क भी है। बास केसेस में अगर दो टरबाइंस लगे हो तो उस केस में आपके पास ये जो टरबाइन वर्क है, एक टरबाइन चला रहा होता है कंप्रेसर को, तो वो इफेक्ट कैंसिल हो जाता है कंप्रेसर के साथ। दूसरा टरबाइन जो है वो दो टरबाइन हो तो उसका वर्क आप फिर सम अप करेंगे, टरबाइन नंबर 1 का वर्क प्लस टरबाइन नंबर 2 का वर्क, वो आप सम अप करेंगे। फ्रॉम दैट यू विल गेट द ग्रॉस वर्क टरबाइन, ग्रॉस वर्क आउटपुट ऑफ द टरबाइंस। ठीक है, तो उस केस में दो टरबाइंस के लिए फिर आप वो दोनों सम अप करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन में फिर आप दोनों का जिक्र करेंगे ग्रॉस वर्क का। अच्छा जी, तो इसी तरह ये एक्सप्रेशंस आप यूज करके इंटरकूलर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, सेकंड मॉडिफिकेशन इज रीहीट, इंस्टॉलेशन ऑफ रीहीटर इन द पावर प्लांट। सो जिस तरह हमने बात की कि ये जो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन है इसका रीहीटर का, दैट इज बिटवीन द टर्बाइंस। आपको ये नजर आ रहा है जिसको मैंने सर्किल किया, क्या लिखा है? यस सर। सर Yes. CC2। CC2। CC2 कंबस्शन चैम्बर नंबर 2। Two. मैंने आपको कहा ना स्टार्ट में कि इसको जो है रीहीटर भी बोलते हैं और इट इज आल्सो कॉल्ड कंबस्शन चैम्बर नंबर 2 अगर दो टर्बाइंस लगे हुए हैं, ठीक है। सो फॉर दैट इनिशियली एयर इज कंप्रेस्ड। अब ये वन स्टेज कंप्रेशन है, देखिए एक ही कंप्रेसर है, ठीक है। जिस तरह पिछले केस में सिर्फ एक टरबाइन था लेकिन मल्टी स्टेज कंप्रेशन था, अब इसमें कंप्रेशन एक है लेकिन मल्टी स्टेज एक्सपेंशन है। तो कंप्रेशन यहाँ पे अकर होता है कंप्रेसर के अंदर, फिर कंबस्शन चेंबर में हीट सप्लाइड 3 to 4 is the expansion in the high pressure turbine, and again it is reheated in combustion chamber number 2 from 4 to 5, and 5 to 6 is the expansion in the low pressure turbine. तो आपको अगर ये इसके ऊपर गौर करें तो high pressure turbine is responsible to operate this compressor, while second low pressure turbine is giving us the net power output from the system. तो इसको जो इस सेटअप को जो जिसमें रीहीटर इंस्टॉल हो, इसको अगर आप प्लॉट करना चाहें पीएस डायग्राम के ऊपर तो यू कैन डू इट। फ्रॉम 1 to 2s is the isentropic compression just like previous case, and from 1 to 2 is the actual compression. 2 to 3 is the heat supply in the combustion chamber number 1. जी कोई क्वेश्चन है? No sir. अच्छा जी, so from 3 to 4 is the expansion in the high pressure turbine. HPT stands for high pressure turbine, ठीक है। और इसी तरह LPT stands for low pressure turbine. सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये प्रेशर लाइंस हैं ये बेसिकली प्रेशर लाइंस हैं, मैं बार बार इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रेशर लाइंस हैं, तो इस लाइन के ऊपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू दिस ये जो छोटी लाइन है इस लाइन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, लेकिन रिलेटिवली अगर हम बात करें जो नीचे लाइन है फिर दूसरी फिर तीसरी जो कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हैं तो इनके ऊपर फिर प्रेशर वेरी कर रहा है। नीचे जो है फॉर एग्जांपल इसके ऊपर प्रेशर आपके पास सपोज 15 बार है, कम होगा। ऊपर आपके पास इस लाइन के ऊपर कांस्टेंट रहता है थ्रू लाइन के ऊपर, फिर यहाँ पे आपके पास रफली सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे 30 बार है। इसी तरह यहाँ पे ये जो लाइन है इसके ऊपर सपोज 60 बार है, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर ये प्रेशर वेरिएशन आ रहा है। इस वजह से ये जो इस मुनासिबत से ये हाई प्रेशर टरबाइन अगर आप चेक करें तो यहाँ पे इनलेट के ऊपर P3 जो प्रेशर है वो ज्यादा है फ्रॉम P4, जो सेकंड टरबाइन को इनलेट के ऊपर जो प्रेशर है उसके निस्बत ये प्रेशर ज्यादा है। तो इस वजह से इसको हाई प्रेशर टरबाइन और दूसरे को लो प्रेशर टरबाइन नाम दिया गया है, ठीक है। सो 3 to 4 is the expansion in the first turbine high pressure turbine, and 4 to 5 जो 4 to 5 process है ये वाला 4 to 5 that is the heat addition basically reheating process from 4 to 5। जी सर, जब हाई प्रेशर टरबाइन से मतलब लो प्रेशर में कैसे जाएगा सर? यहाँ पे तो कंप्रेशन चेंबर भी है, ये भी कंबस्शन चेंबर भी है सर, तो फिर तो चाहिए कि और भी प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए सर। हाई प्रेशर टरबाइन से
हाई प्रेशर टरबाइन के बाद सर कंबशन चेम्बर है, तो चाहिए तो हाँ। है कि सर प्रेशर और भी बढ़ जाए ना सर, फिर लो प्रेशर टरबाइन कैसे सर? नहीं नहीं नहीं, आपके पास जो हाई प्रेशर टरबाइन है ना, ये नाम इस मुनासिबत से नहीं दिया गया है कि ये जो है आपके पास प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो नहीं है। हाँ हाँ, कंप्रेसर नहीं है, एक्सपेंडर है, एक्सपेंडर। तो एक्सपेंडर जो है इसमें आपके पास प्रेशर ड्रॉप आ रहा है फ्रॉम 3 to 4। ये जो हाई प्रेशर टरबाइन नाम देते हैं, तो इनलेट के ऊपर इसका जो हार्ड गैसेस एंटर हो रहे हैं उनका प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होता है रिलेटिवली। जो लो प्रेशर टरबाइन के इनलेट के ऊपर हार्ड गैसेस होते हैं उनके रिस्पेक्टिव टेम्परेचर और प्रेशर उनके मुकाबले में इसके इनलेट के ऊपर ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से सही है सर, सही है इसको सर। हाई प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन ये टर्मिनोलॉजीज यूज किए गए हैं। ठीक है। अच्छा जी। सर जी सर समझ आ गई, सही है सर। अच्छा, so from 5 to 6 is the expansion, isentropic expansion, and 5 to 6 is the actual expansion in the low pressure turbine. So इस केस में can you tell me what will be the work input to the compressor? जी CP T2 minus T1. Cp T2 minus T1. This is the actual compressor input work. Yes. आउटपुट वर्क के बारे में क्या ख्याल है? जो टरबाइन वर्क है, दो टरबाइंस हैं, टरबाइन 1 का क्या होगा? टरबाइन 1 का T3 minus T4. CP T3 minus T4. T3 minus T4 वर्क ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द टरबाइन नंबर 1। टरबाइन 2 का जो वर्क है वो क्या होगा? CP T5 minus T6. T5 minus T6. T5 minus T6। ठीक है। अच्छा जी, नेटवर्क आउटपुट? नेटवर्क आउटपुट ये T2 वाला होगा सर। नेटवर्क आउटपुट क्या है आपके पास? T6 minus NWO T5. नेटवर्क आउटपुट। आपके पास CP कंप्रेसर T5 वर्क minus T2. माइनस दोनों टरबाइंस का वर्क। इस तरह है ना। ये आपके पास NWO नेटवर्क आउटपुट जो है वो कंप्रेसर वर्क से आप ये दोनों वर्क माइनस करेंगे, तो यू विल गेट द नेटवर्क आउटपुट। ठीक है। अच्छा जी, अगर सपोज जिस तरह हमने पहले बात की कि अगर सपोज आपके पास जो अगर रीहीटर ना हो, कंबशन चेंबर नंबर 2 ना हो, तो उस केस में आपके पास जो नेटवर्क आउटपुट है दैट विल बी फ्रॉम द डायग्राम दैट विल बी Cp into T4 minus Ta। ये जिस तरह कंप्रेशन साइड पे हमने बात की थी, इसी तरह एक्सपेंशन साइड पे भी इसको हम डिस्कस कर सकते हैं। 1 स्टेज में जब एक्सपेंशन हो, ठीक है, तो आपके पास फिर सर विदाउट रीहीट। जी सर T1 कौन सा टेम्परेचर है जी, सर? कुछ कह रहे? TA टेम्परेचर? ये सर ये कौन सा टेम्परेचर है सर TA ग्राफ में? ये या आप इसको देख लें, एक्सपेंशन साइड पे देखें, ये जो 3 to 4 है ना, फिर 4 to डायरेक्टली A है, 3 4 ये आप अगर देख लें, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला सर्कल कर दिया मैंने, ये टेम्परेचर TA है। ठीक है। जी तो सर। ये बेसिकली इस टेम्परेचर ड्रॉप की बात हो रही है। इफ देयर इज नो रीहीट, ये जो रीहीट है फ्रॉम 4 to 5, तो अगर ये बीच में ना हो तो डायरेक्टली ये एक्सपेंड करेगा इस तरह नीचे, कि नहीं, इस तरह नीचे एक्सपेंड करेगा, एंड इन दैट केस इट विल बी T4 sorry without no if there is no reheat, so that will be T4 minus Ta। ठीक है। यस सर। इसकी बात हो रही है। सर अगर एक भी रीहीटर नहीं हो सर? क्या चीज? सर यहाँ पर 2 रीहीटर है, आपने एक हटा दिया। सर अगर हम दोनों रीहीटर को हटा दें तब एक
हीटर है। तो फिर कम नहीं होगा। नहीं, ये तो एक रीहीटर नहीं है। नहीं, इसमें तो ये तो आपके पास, इसको आप यहाँ पे अगर हम हीटर और रीहीटर की बात करें तो दिस इज हीटर, कंबस्शन चैम्बर नंबर 1। रीहीटर एक ही है, ठीक है, रीहीटर एक ही है, एंड दैट इज कंबस्शन चैम्बर नंबर 2 जो है वो आपके पास रीहीटर है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो अगर ये ना हो तो आपके पास जो नेटवर्क आउटपुट है वो आपके पास T4 माइनस TA के बराबर होगा। अगर आपके पास दोनों है तो आपके पास फिर नेटवर्क आउटपुट ये ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है CPG इंटू T5 माइनस T6 इस केस में ये होगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। जी। इसी तरह अगर आप इसकी इफिशिएंसी फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, बिफोर इफिशिएंसी करना चाहते हैं हीट सप्लाइड, तो दो कंबस्शन चेम्बर्स हैं, ठीक है, तो दोनों का आप जो हीट सप्लाई करते हैं उन दोनों आप सम अप करेंगे, तो दैट विल बी द इनपुट एनर्जी टू द सिस्टम। सो इफिशिएंसी फिर आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, नेटवर्क डिवाइडेड बाय नेटवर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, दैट इज QS। तो इससे आप एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर वर्क रेशो है तो वर्क रेशो इस केस के लिए आपके पास क्या होगी, कंडीशन 2 है लेकिन एक टरबाइन जो है वो कंप्रेसर को चला रहा है, तो नेटवर्क आउटपुट जो है आपके पास वो क्या है, नेटवर्क आउटपुट CP T5 माइनस T6 डिवाइडेड बाय ग्रास वर्क ऑफ द टरबाइन, यस सर। ठीक है। तो नेटवर्क वो यहां से आ जाएगा, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द कंप्रेशन एक्सपेंशन वर्क फ्रॉम द कंप्रेशन वर्क। जी सर नेटवर्क ये मैंने माइनस कवल जरूरत को निश्चित सर जी नेटवर्क टर्बाइन मुंग लगा के ना T5 माइनस T6 ये मैंने आपने मुझे नहीं बताया, ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है। ये तो ये मैं पूछना चाह रहा था। ये असल में इस तरह है, देखें टरबाइन माइनस, ये मैंने उल्टा लिखा है। नेटवर्क आउटपुट जो है आपके पास बराबर होता है टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क, ठीक है, ये इस तरह होता है। तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन इस साइड पे होना चाहिए माइनस, अगर मैं इसको ठीक करूं तो आपके पास ये होगा टरबाइन वर्क 1 प्लस टरबाइन नंबर 2 वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। तो चूंकि आपके पास कंप्रेसर एक टरबाइन चला रहा है तो इस वजह से आपके पास टरबाइन 2 का वर्क रह जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट CPG इनटू T5 माइनस T6। यस सर, ठीक है, अब समझ आ रही है? यस सर। अच्छा जी, यस सर। तो अगेन यू कैन फाइंड द वर्क रेट फॉर दिस एज वेल। ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम हीट एक्सचेंजर की बात करें, ठीक है, दैट इज रीजनरेटर, इसका दूसरा नाम क्या है, या एक जो दूसरा बुक है उसमें आप देखेंगे तो इसको रिकपरेटर नेम भी दिया गया है, ठीक है, रिकपरेटर। अच्छा जी, सो इन दिस केस सिर्फ एक ही मॉडिफिकेशन को एट अ टाइम फोकस किया गया है, ठीक है। फर्स्ट अगर आप अब देखें तो सिर्फ इंटरकूलर की बात हमने की, फिर दूसरे केस में हमने रीहीटर की बात की। अब इसमें अगर आप चेक करें इस वाले फिगर को, फिगर 9.12A जो फिगर है, इसमें क्या है, मल्टी स्टेज कंप्रेशन नहीं है, मल्टी स्टेज एक्सपेंशन नहीं है, वही सिंपल सेटअप है, लेकिन एक और कंपोनेंट का एडिशन किया गया है एंड दैट इज हीट एक्सचेंजर। तो सेपरेटली हर मॉडिफिकेशन को
डिस्कस किया गया है। फिर कंबाइंडली जब रियल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें तकरीबन ये सारे एट अ टाइम एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कंबाइंड होके फिर एनालाइज कर सकते हैं ओवरऑल प्लांट को, उसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम 1 to 2 is the compression, and from 2 to 3, जिस तरह हमने बिल्कुल स्टार्ट में भी बात की कि when we are installing the heat exchanger, तो जो compressed air होती है वो before entering to the combustion chamber वो प्री हीटिंग उसकी हो जाती है यहाँ पे हीट एक्सचेंजर के थ्रू, और ये एग्जॉस्ट है बेसिकली, ये जो लाइन है ये एग्जॉस्ट ऑफ द टरबाइन है यहाँ से ये, तो ये इसके साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है इस कंप्रेस्ड एयर के साथ, तो एज ए रिजल्ट इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो बिफोर एंटरिंग टू द कंबस्शन चैम्बर इसका टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और कितना ज्यादा होता है, इफ वी लुक टू द टीएस डायग्राम है, इसको अगर हम देखें तो इसके ऊपर 1 to 2 जो है वो कंप्रेशन है, ठीक है, ये वाला प्रोसेस। 2 to 3 is the basically preheating process। जो कंप्रेस्ड एयर है यहाँ पे इसकी प्रीहीटिंग होती है। दूसरे साइड पे अगर आप देखें तो 5 to 6 is the heat rejection process in the heat exchanger, and 5 to 6 आप देख रहे हैं, ये जो है 5 है Yes, sir. और ये 6, इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये रेशो सपोज, अगर ये रेशो जो T3 माइनस T2 है और T5 माइनस T6 अगर मैं करता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस मैं लेता हूँ, ठीक है, और ये आपस में सेम हो, तो इसका जो रेशो है, मेरा मतलब ये है कहने का, ये टेम्परेचर T2 है ना यहाँ पे फिगर ए में, ये T2 है और ये T3 है, इसी तरह ये T5 है एंट्री पे, और यहाँ पे जब ये एग्जिट कर रहा है तो इसका टेम्परेचर सेम होगा सर। T6 होगा, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है T6 माइनस T5 और इज इक्वल टू T2 माइनस T3 माइनस T2, ये अगर मैं थोड़ा सा ठीक तरह से लिख दूं इस तरह, जो टेम्परेचर ज्यादा है उसको मैं फर्स्ट लिखता हूँ, T5 टेम्परेचर ज्यादा है T6 से तो इसका डिफरेंस, और T3 टेम्परेचर ज्यादा है T2 से तो इसका डिफरेंस, ये दोनों आपस में इस केस में सेम है, सेम होगी, ठीक है, सेम है। इस केस में करता है, बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि आपके पास जो T3 माइनस T2 टेम्परेचर है, बल्कि हमेशा इसी तरह, क्योंकि हीट लॉसेस होते हैं हर जगह, तो T3 माइनस T2 इज ऑलवेज लेस देन T5 माइनस T6। मतलब ये जो आप इसको फिर बाद में हम एक और हीट एक्सचेंजर का एक टर्म है, दैट इज इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर और थर्मल रेशो ऑफ द हीट एक्सचेंजर, तो वो एक टर्म है, आगे इसमें हम डिफाइन भी करेंगे। तो वो रेशो जो है वो लेस देन 1 होती है अमूमन। तो जो आउटपुट आपको मिल रहा होता है दैट इज T3 माइनस T2, ये आउटपुट है, और जो हीट शेयर कर रहा है इनपुट दैट इज T5 माइनस T6, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, तो इसको कहते हैं इफेक्टिवनेस, ई इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर, टेम्परेचर डिफरेंस। या दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करते हैं, आप दोनों से हीट लॉसेस निकालते हैं कि फॉर एग्जांपल कितना हीट हॉट गैसेस ने रिलीज किया है, उसको आप कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक हीट, तो वो आप कर सकते हैं ना। Q इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हीट Q is रिलीज, equal to MC delta T। हाँ बिल्कुल। तो इसमें कितना, चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो हॉट गैसेस हैं, इसका हीट अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं तो वो मैं किस तरह फाइंड कर सकता हूं जी। ये
जो T5 to T6 है ना, हॉट गैसेस हीट रिलीज कर रहा है, मतलब शेयर कर रहा है कंप्रेस्ड एयर के साथ, तो वो मैं किस एक्सप्रेशन से फाइंड कर सकता हूँ? Q विल बी इक्वल टू MC डेल्टा टी MC डेल्टा T से सर। MC डेल्टा mCp T5 माइनस T6, इस तरह मैं फाइंड कर सकता हूँ ना। यस सर। तो अगर सिर्फ हीट है तो मैं इस तरह लिखता हूँ। अगर मैं हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ तो व्हाट विल आई डू? दिस विल बी Q डॉट, एंड Q डॉट इज फर्दर, ये मास जो है मास फ्लो रेट बन जाएगा, दोनों साइड को मैं T पे डिवाइड करता हूँ, सो यू विल फाइंड द हीट ट्रांसफर। ठीक है, ये डॉट निशान जो है ये मैं बार बार इसको हाईलाइट करता हूँ। मैंने लैब के क्लास में भी आपको कहा था कि ये जो डॉट जो है ये हम रेट के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल Q, सिंपल Q इज रिप्रेजेंटिंग हीट, ओनली हीट, और जब हम इसके ऊपर इस तरह डॉट सा डालते हैं तो इट विल रिप्रेजेंट क्या क्या रिप्रेजेंट करता है फिर? हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर या हीट रेट। ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इस तरह भी बाज़ औक़ात बोला जाता है हीट ट्रांसफर, दैट इज Q डॉट। और सिंपल मास M जो है वो सिंपल मास के लिए है, जब आप M डॉट लिखते हैं तो दैट बिकम्स मास फ्लो रेट। दोनों के यूनिट्स में फर्क है, Q का जो यूनिट है वो जूल है, Q डॉट का जो यूनिट है वो वाट है, जूल पर सेकंड। इसी तरह जो मास है उसका यूनिट किलोग्राम है, मास फ्लो रेट का जो यूनिट है वो किलोग्राम पर सेकंड है। ठीक है, तो सिर्फ वो टाइम का फैक्टर दोनों में आ जाता है। ठीक है, सो इस केस में फ्रॉम 2 to 3 क्या हुआ आपके पास? प्री हीटिंग, एंड 3 to 4 इज द कंबस्शन चैम्बर में हीट सप्लाइड, 4 to 5 इज द एक्सपेंशन इन द टरबाइन। ठीक है, and 4 to 5 is the isentropic expansion, and this is the actual expansion. अच्छा जी, now I am going to find the various terms. For example, ये तो आसान है, कंप्रेसर इनपुट वर्क भी आसानी से फाइंड हो जाएगा, और टरबाइन का वर्क भी जो है वो भी आसानी से फाइंड हो जाएगा। हीट सप्लाइड में किस तरह फाइंड करूंगा? इन केस ऑफ when you install heat exchanger, उस केस में मैं किस तरह फाइंड करूंगा? जी सर दो हीट सप्लाई होंगे सर। दो हो रहा है सर। अच्छा, क्या ख्याल है जी? दोनों, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं Cp T3 माइनस T2 प्लस Cp T4 माइनस T3, आप इस तरह बता रहे हैं ना? दिस विल बी द हीट सप्लाइड। ठीक है, बिल्कुल, दो हिस्सों में इनिशियली हीट जो है वो आपके पास हीट एक्सचेंजर में प्रोवाइड हो जाता है, और सेकंड जो है आपके पास उसमें प्रोवाइड हो जाता है। किस चीज में? कंबस्शन चेंबर में। ठीक है, ये डायग्राम यही चीज एक्सप्रेस कर रहा है, जो डायग्राम आपके पास ये ग्राफ है, ये यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास, जिस तरह मैंने बात की कि जो हीट ये लॉस कर रहा है 100% ये गेन नहीं करता जो कंप्रेस्ड एयर है, तो ये यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास ये जो गैप है, टेम्परेचर गैप, इतना टेम्परेचर राइज नहीं हुआ जितना ये लॉस करता है, जो जितना टेम्परेचर ड्रॉप है। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा कम है इससे, तो ये 100% एक्सचेंजर की एफिशिएंसी 100 नहीं है सर। हाँ बिल्कुल, हीट एक्सचेंजर की नहीं है जो इफेक्टिवनेस है, effectiveness Yes, sir. or thermal ratio, that is a suitable term to measure the performance of the heat exchanger. जिस तरह इंजन के लिए हम efficiency का वर्ड यूज करते हैं ना, जो रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं उनके लिए हम COP यूज करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसी तरह जब हम सेपरेटली आइसोलेशन में फॉर एग्जांपल एक हीट एक्सचेंजर की कारकर्दगी को मेजर करना चाहते हैं, तो एक स्पेसिफिक टर्म है, दैट इज effectiveness of heat exchanger। तो वो हमारे पास 100% नहीं होता, लेस देन
100% होता है। और मैंने बात भी की यही यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस या हीट लॉसेस के थ्रू इसको आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफेक्टिवनेस जो है दैट विल बी द हीट रिलीज्ड बाय द हॉट गैसेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय द हीट क्यू डॉट की अगर मैं बात करूं तो बेहतर होगा, क्योंकि ये हीट ट्रांसफर हो रहा है बेसिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम को, तो वो हीट रिलीज्ड बाय द हॉट गैसेस एंड दिस इज द हीट गेन बाय द कंप्रेस्ड एयर। तो ये मैं इसको जी लिख देता हूँ, हीट गेन, ठीक है। ये मेरी अपनी तरफ से मैंने नोटेशन यूज की, आपकी मर्जी। ये इस तरह यहाँ पे जो इसी को आप यूज करें डायरेक्टली, आप अगर इसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो हीट रिसीव्ड बाय द एयर है वो कम होता है डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम पॉसिबल हीट व्हिच कुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गैसेस इन द हीट एक्सचेंजर, वो ज्यादा होता है। तो इसको अगर आप एक्सप्रेशन के थ्रू शो करें जिस तरह हमने ऊपर किया, तो m डॉट सी पी जी इंटू T3 माइनस T2 हो जाएगा। और इसी तरह जो मैक्सिमम अवेलेबल हीट है आपके पास वो है m डॉट सी पी जी इंटू T5 माइनस T2। तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास, अगर फॉर द सेम मास फ्लो रेट एंड सेम CP वैल्यूज, आपके पास ये रह जाएगा T3 माइनस T2 डिवाइड बाई T5 माइनस T2। तो इस केस में जब आप टेम्परेचर राइज या टेम्परेचर इंक्रीज लेते हैं और जो मैक्सिमम डिफरेंस टेम्परेचर आपको अवेलेबल है उसका रेशो ले लें, तो दैट विल कॉल्ड थर्मल रेशो। अगर आप हीट इन द टर्म ऑफ हीट बात करते हैं तो उस केस में effectiveness is the suitable word to use. If you are talking about the only temperature differences, तो उस केस में thermal ratio का word जो है वो more suitable है, ठीक है। अच्छा जी, सिमिलरली काफी है आज के लिए काफी है सर। नहीं, बस इसमें इतना काम नहीं रहता, बस खत्म हो गया, इसमें अभी इतना काम नहीं रहता। अच्छा जी, so heat supplied by the fuel without heat exchanger जो है आपके पास, without heat exchanger, if there is no heat exchanger in the system, तो आपके पास just like previous case आप directly CPG into T4 minus T2 से find कर सकते हैं। if there is heat exchanger, so in that case CPG into T4 minus T3। आपने देखा कि जब हीट एक्सचेंजर हमारे पास इंस्टॉल हो गया तो उसने टेम्परेचर राइज कर दिया 2 to 3 ऑनवर्ड, जो है वो फिर क्या करता है, वो हीट सप्लाई करता है बाय द फ्यूल दैट इज T4 माइनस T3। तो इस वजह से यहाँ पे ये डिफरेंस जो है T4 माइनस T3 रखा गया है। अच्छा जी, अच्छा जी, कैन यू टेल मी कि ये जो TS डायग्राम है ये हमें क्या बता रहा है जी? अब तो आपको समझ आया होगा। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 to 2 जी 1 to 2 है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। जी थोड़ा सा खैर सोचे, 1 मिनट का टाइम ले ले, इतना जल्दी ना बताए। खैर इसको देख के ये जो मुख्तलिफ स्टेट्स के ऊपर टेम्परेचर्स गिवन है, फॉर एग्जांपल 1 है, 2s है, 2 है, 3 है, 4 है, और फिर थोड़ा सा ये जो एक्सिस हैं टेम्परेचर है, स्पेसिफिक एंट्रोपी है, इन एक्सिस को थोड़ा सा कवर से देखें और बताएं। जी सर टेम्परेचर डिफरेंस कम है सर, बहुत ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस क्या चीज? ये टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है सर, कंप्रेशन में और एक्सपेंशन में। अच्छा जी, anyone else? कमेंट्स दे दे, शाबाश। डिस्कशन इज ओपन फॉर एवरीवन। जो बंदा कोई कुछ अभी तक उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया, उन बंदों में से कोई बंदा स्पीक करे जी।
सर ये गैस टरबाइन की ग्राफ लग रहा है सर। सर मतलब अच्छा। ये एक्सचेंजर फिजिबल नहीं है सर। हीट एक्सचेंजर फिजिबल नहीं है सर। फिजिबल नहीं है, व्हाई, रीजन क्या है? सर ये टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है सर, मतलब ये। अच्छा, देखें सिंपली आपके पास जब ये T4 टेम्परेचर और ये T2 है ना, इस केस में अगर आप देखें आपको नजर आ रहा है ये एक्सिस के साथ मीट भी किया है, ताकि आपको पता चले कि इन दिस केस T2 इज ग्रेटर देन T4। जबकि हीट एक्सचेंजर हम उन केसेस में यूज करते हैं जब हमारे पास T4 जो टेम्परेचर होता है दैट इज ग्रेटर देन T2। इसका मतलब ये है कि अगर ऊपर मैं डायग्राम से थोड़ा सा समझाता हूं, ये आपके पास सेटअप है, ठीक है। अगर आपके पास ये T5 टेम्परेचर इस T2 टेम्परेचर से कम है, तो ये बजाय ये कि इसको हीट दें, ये उससे हीट लेगा, तो ये नुकसान है, फायदा नहीं है। तो इस वजह से हमेशा आप देखेंगे कि ये T5 टेम्परेचर जो है ये ज्यादा है T2 से। एटलीस्ट सपोज इसका टेम्परेचर 150 डिग्री सी हो सपोज, और इसका कोई लगभग 100 डिग्री सी या लेस देन 100 डिग्री सी, तो ये फिजिबल है। अगर ये इस तरह हो, ये 50 हो, 150 हो, और ये आपके पास यहाँ पे इस साइड पे ये T2 टेम्परेचर 160 डिग्री सी हो, तो ये तो उलट प्रोसेस होगा, फिर इसके साथ हीट शेयर करेगा। तो बजाय ये कि ये फायदा करे, ये नुकसान कर रहा है। तो देयर इज नो नीड टू यूज हीट एक्सचेंजर। तो फिजिबिलिटी तब आती है जब हमारे पास एग्जिट ऑफ द टरबाइन के ऊपर टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो, कंप्रेसर के एग्जिट के ऊपर जो कंप्रेस्ड एयर का टेम्परेचर होता है उससे ज्यादा होना चाहिए, तब ये फिजिबल है। अगर इस तरह सिचुएशन है जो कि इस टीएस डायग्राम में शो किया गया है, तो इन दिस केस दिस इज नॉट फिजिबल। इस केस में सर इसमें भी ये तो feasible T2 ज्यादा है नहीं सर। जी, T2 इसमें ज्यादा है सर। क्या चीज? इसलिए तो T2 feasible टेम्परेचर सर। क्या? इसीलिए फिजिबल नहीं है। देखें इसके लिए फिजिबल है और इसके लिए फिजिबल नहीं है। अब आप देखें नहीं। कि इस डायग्राम में कौन सा आपके पास जो ये रिलेशनशिप है कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है इसमें? Failing वाला सर। नॉट जी, फिजिबल। T4 Not नॉट feasible फिजिबल वाला। या फिजिबल वाला? नॉट फीजिबल। नॉट फिजिबल वाला, हाँ बिल्कुल। ये इसको अगर मैं 1 कहूँ और ये इसको मैं 2 कहूँ, तो आपके पास 1 जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है नॉट फिजिबल वाला, और फिजिबल जो है वो ये है। आपके पास बेसिकली ये टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए एक्चुअल में जब आप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं। कंप्रेसर के एग्जिट के ऊपर जो कंप्रेस्ड एयर होती है तो उससे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा जी, कंबाइंडली अगर ये तीनों मॉडिफिकेशंस हम एक ही डायग्राम में ड्रा करें तीनों, तो आपके पास कुछ इस तरह सेटअप बनता है, ठीक है। देखें, लो प्रेशर कंप्रेसर, इंटरकूलर, हाई प्रेशर कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर। अच्छा जी, 5 to 6 कंबशन चैम्बर नंबर 1, ठीक है। हाई प्रेशर टर्बाइन, देन कंबशन चैम्बर नंबर 2 और रीहीटर। ये तीनों मॉडिफिकेशंस मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं। ये इंटरकूलर है फर्स्ट मॉडिफिकेशन, सेकंड मॉडिफिकेशन इज रीहीटर, थर्ड मॉडिफिकेशन इज हीट एक्सचेंजर, ये वाला 3, ठीक है। तो ये तीन मॉडिफिकेशंस एक ही प्लांट के अंदर शो किए गए हैं। अब इसके लिए जो टीएस डायग्राम बनेगा, तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल प्रीवियस डायग्राम उनको आप बना सकते हैं। देखें, इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूं ताकि आपको ये प्रोसेसेस
थोड़ा सा क्लियर नजर आए। अच्छा जी, सो दिस इज द TS डायग्राम फॉर दिस अरेंजमेंट। जी क्या ख्याल है? 1 to 2 इज, ये जो 1 to 2 प्रोसेस है नजर आ रहा है? यस सर। 1 to 2 Yes, ये sir. क्या है? कंप्रेशन। कंप्रेशन है। 2 to 3 is the Actual intercooling process। यस सर। 2 to 3, हाँ बिल्कुल बात सही है, एक्चुअल कंप्रेशन ही है। एंड 3 to 4 is the again second compression, high pressure compression। एंड 4 to 5 क्या हो रहा है? ये 4 है और ये Heat addition. 5। This is the preheating। 4 to 5 Yes, is the preheating Preheating. process in the heat exchanger। यहाँ पे अगर मैं Yes. मेंशन करूँ The ये preheating. preheating process है basically heat exchanger। And 5 to 6 is then the heat supplied in the combustion chamber number 1। It And comes in from pressure. 6 to, yes बिल्कुल at constant pressure। And from 6 to 7 is the expansion in the first turbine। Isotropic Similarly, expansion in आइसेंट्रोपिक वो 6 to 7s है ना, और एक्चुअल जो है वो 6 to 6 to 7 है। 7. इसी तरह 7 to 8 क्या है? 7 Heat to 8 supplied. Heat supply। heat supplied in the Constant pressure. combustion chamber number 2। बिल्कुल at constant pressure। और 8 So yes, to 9 is the Expansion. low Sir, pressure expansion turbine। is turbine. And बिल्कुल, और 9 to 10 क्या है? 9 to 10 हीट ये रिजेक्शन। 9 state Heat है और ये 10 rejection. rejection. state है। heat rejection. इन द हीट एक्सचेंजर, इस तरह आप Yes, कह सकते हैं ना। तो ये आपके पास कांस्टेंट हीट रिजेक्शन इन द हीट एक्सचेंजर, तो ये आपके पास बन जाता है। 6 to 7। 6 to 7 is basically the expansion in the first turbine, high pressure turbine। 6 to 7 ये जो आपके पास ये 6 है ये 7 है, ठीक है। इसी तरह सेकंड एक्सपेंशन आपके पास है 8 to 9। टेम्परेचर कम हो रहा है सर। किस चीज में? सर 6 से 7%। हाँ ये कम होता है ना, एक्सपेंशन के दौरान आपके पास टेम्परेचर ड्रॉप अकर होता है, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों जो है आपके पास वो ड्रॉप होते हैं इस केस में। जी अच्छा जी, बस सही है सर, सो काफी है। ये सारे इसके लिए अगर सपोज आप अब फाइंड करना चाहते हैं ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर, टरबाइन वर्क, नेटवर्क, हीट सप्लाइड, ठीक है। इसकी इफिशिएंसी आप फाइंड करना चाहते हैं या वर्क रेशियो इसका फाइंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और वो हम किस तरह करते हैं? ये जो आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल 9.4, दिस इज बेसिकली this example is all about the modifications which occurs in the gas turbine power plants। तो वो सारे तकरीबन जो तीनों modifications हैं incorporate किए गए हैं, और ये स्टेटमेंट इसको रीड करके इससे डेटा एक्सट्रैक्ट करके आप सॉल्व कर सकते हैं जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल इसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं? साइकिल इफिशिएंसी रिक्वायर्ड है, वर्क रेशियो और मास फ्लो रेट, ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड हैं। डेटा आपको सारा सब कुछ गिवन है, ठीक है। ये 5000 किलोवाट गैस टरबाइन है, 2 कंप्रेसर्स हैं, इंटरकूलिंग भी है बीच में। ओवरऑल प्रेशर रेशियो इज 9/1। हाई प्रेशर टरबाइन जो है वो कंप्रेसर को चला रहा है, लो प्रेशर टरबाइन जो है वो जनरेटर के साथ कपल्ड है, उसको ऑपरेट कर रहा है। हाई प्रेशर टरबाइन के इनलेट के ऊपर आपके पास जो टेम्परेचर है वो 650 डिग्री सी है, और फिर दोबारा
रीहीटर यूज किया गया है, दोबारा से इसका टेम्परेचर 650 पे ले जाया गया है। इसी तरह नेक्स्ट जो है आपको इनलेट के ऊपर 15 डिग्री सी एयर का जो टेम्परेचर है वो गिवन है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसीज ऑफ द कंप्रेसर और टरबाइन वो आपको गिवन है 0.8 और 0.85 रिस्पेक्टिवली। हीट एक्सचेंजर थर्मल रेशो जो बात की हमने हीट एक्सचेंजर के मॉडिफिकेशन में वो है 0.75, ठीक है। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ द ड्रायो इज 98%। ये हमें रिक्वायर्ड होता है टू फाइंड टू सब्ट्रैक्ट जो हमारे पास मैकेनिकल लॉसेस आते हैं उनको हम निकाल लेते हैं इससे, पावर शाफ्ट के लिए भी और कंप्रेसर टरबाइन के लिए भी। तो जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो यू विल यूज मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ 98%। नेग्लेक्टिंग ऑल प्रेशर लॉसेस, ठीक है, जहन में आप रखें कि हमने प्रेशर लॉस को नेग्लेक्ट करना है। साथ में एंड चेंजेस इन काइनेटिक एनर्जी वो भी हमने नेग्लेक्ट करने हैं। फॉर दैट वी हैव टू फाइंड एफिशिएंसी, वर्क रेशो एंड मास फ्लो रेट। व्हाइल द वैल्यूज ऑफ सीपी एंड गामा फॉर एयर आर गिवन एज 1.005 किलोजूल पर किलोग्राम पर केल्विन and gamma is 1.4, and for the gases in the combustion chamber and in the turbine and heat exchanger, दोनों में combustion chamber के अंदर और टरबाइन और हीट एक्सचेंजर तीनों जगहों पे आपके पास अगर कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो उसमें आप सीपी की वैल्यू 1.15 किलोजूल पर किलोग्राम पर केल्विन यूज करेंगे और गेमा की वैल्यू जो है वो आपके पास 1.333 होगी, ठीक है। एंड यू हैव टू नेग्लेक्ट द मास ऑफ फ्यूल। सो फॉर दिस केस ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। फर्स्ट यू विल ड्रा द स्कीमेटिक, आफ्टर दैट यू विल गो टू ड्रा एंड प्लॉट ऑल द प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन सब कुछ आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे। फिर उसके बाद यू विल write the given data, पूरा आप लिख लें, and after that start the calculations. So जो मिसिंग टेम्परेचर्स हैं जिस तरह प्रीवियस केसेस में हमने बात की तो वो सारे फाइंड करें, ठीक है। T1 गिवन है आपको, T2s फाइंड करें। इसी तरह कंप्रेसर जो लो प्रेशर कंप्रेसर हैं उसका आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी एक्सप्रेशन आप यूज करें, उससे आप के पास जो T2 टेम्परेचर वो फाइंड हो जाएगा, ठीक है। T2 इस ऊपर फाइंड किया तो T2 यहाँ से फाइंड हो जाएगा। सिमिलरली वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर पर स्टेज आपके पास वो है 133.1 किलो जूल पर किलोग्राम। तो दोनों के लिए क्या होगा, यू विल मल्टीप्लाई बाय 2 व्हाइल कंसिडरिंग द मैकेनिकल लॉसेस दैट इज 98%। तो उस एफिशिएंसी से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वर्क आउटपुट ऑफ द हाई प्रेशर टरबाइन विल बी 272, क्योंकि एक टरबाइन दोनों कंप्रेसर्स को चला रहा है। इफ यू लुक टू दिस डायग्राम, इसका मतलब क्या है, आपके पास एक ही शाफ्ट के ऊपर, ये अगर आप चेक करें तो एक ही शाफ्ट के ऊपर ये लो प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर कंप्रेसर और हाई प्रेशर टरबाइन है। तो ये हाई प्रेशर टरबाइन जो है ये एलपीसी और एचपीसी दोनों को ऑपरेट कर रहा है। सो फॉर दैट जो टरबाइन का वर्क होगा दैट विल बी 272 किलो जूल पर किलोग्राम। इसी तरह इसको यूज करके हमारे पास जो मिसिंग टेम्परेचर है दैट इज T7, T6 तो है, इनलेट वो है 650 डिग्री सी का ना, 650 डिग्री सी। जो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो इट विल बिकम 923। तो आपके पास सिर्फ ये T7 अननोन है। सो फ्रॉम दिस T7 विल बी कैलकुलेटेड। फिर उसके बाद आप जो है T7s भी फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द हाई प्रेशर टरबाइन आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, वो फाइंड हो गया। फिर फर्दर we need to find T8 and T9s, वो उसको हम फाइंड करेंगे। तो फॉर दैट प्रेशर रेशो
और वही आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक थर्मोडायनामिक प्रोसेस का जो एक्सप्रेशन है प्रेशर रेशो और टेम्परेचर रेशो का, उसको अप्लाई करके यू विल फर्स्ट फाइंड द प्रेशर रेशो ऑफ द सेकंड एक्सपेंशन जो टरबाइन नंबर 2 है, और उसके लिए जो टेम्परेचर रेशो है वो है T8/T9S। तो इसमें हमारे पास सिर्फ T9S जो है वो अननोन है, T8 इज सिमिलर टू T6। प्रॉब्लम में गिवन था ना कि दोबारा जब इसको रीहीट किया गया तो वही टेम्परेचर जो इनलेट ऑफ द टरबाइन 1 का जो टेम्परेचर था उसी का ये बराबर होता है, तो 650 डिग्री सी। तो इस मुनासिबत से ये इनके दोनों वैल्यूज सेम है। T9S फाइंड हो गया। अब दोबारा से आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का जो एक्सप्रेशन है उनको आप यूज करके आपके पास T9 जो है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, T9 ये फाइंड हो गया। सो नाउ नेटवर्क आउटपुट विल बी कैलकुलेटेड is from the second turbine। आपके पास जो वर्क आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 0.98, दैट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी, उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, लॉसेस को निकाल के आपके पास जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 153.7 किलो जूल पर किलोग्राम। इसी तरह यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ थर्मल रेशो, इनको आप यूज करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ जो मिसिंग टेम्परेचर है दैट इज T5, उसको आप फाइंड कर सकते हैं। अब भी सारे टेम्परेचर्स फाइंड नहीं थे, T5 मिसिंग था, तो वो हमने फाइंड किया। बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द हीट सप्लाई, तो उसके लिए इसकी ज़रूरत होगी। तो ये जब फाइंड हो गया, आफ्टर दैट यू कैन फाइंड द हीट सप्लाइड नाउ, क्योंकि आपके पास ये सारे टेम्परेचर्स और CP की वैल्यूज अभी अवेलेबल है। सो द साइकिल एफिशिएंसी विल बी नेटवर्क आउटपुट दैट इज 153 जो सेकंड टरबाइन आपको दे रहा है, और इनपुट आपने फाइंड किया हीट सप्लाई दैट इज 534। इससे जो साइकिल एफिशिएंसी आ रही है दैट इज 28.8%। ग्रास वर्क रेशो हमने फाइंड करना है। फॉर दैट वी विल फाइंड द ग्रास वर्क आउटपुट, टरबाइन 1 का वर्क और टरबाइन 2 का वर्क जो है वो आप दोनों जमा करें। तो टरबाइन वर्क जो है 1 वो 272 है, प्लस लॉसेस को जब आप इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपके पास ये यू विल डिवाइडेड बाय 9.98, आपके पास ये आ रहा है ग्रास वर्क आउट 429 किलो जूल पर किलोग्राम। सो वर्क रेशो विल बी नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय ग्रास वर्क, दैट इज 429। सो वर्क रेशो कम्स आउट 0.358। Similarly, for finding the mass flow rate फाइंड करने के लिए सिंपल हमारे पास जो पावर है दैट इज मैकेनिकल इलेक्ट्रिक पावर m डॉट इंटू आपके पास ये फर्दर बराबर हो जाएगा m डॉट इंटू W नेट। तो वो है मास फ्लो रेट हमने फाइंड करना है, और P जो है प्रॉब्लम में गिवन है दैट इज 5000 किलोवाट है। ठीक है, और W नेट वो भी फाइंड है दैट इज 153.7। तो इससे आपके पास मास फ्लो रेट जो है ऑफ द एयर वो फाइंड हो जाता है 32.6 किलोग्राम पर सेकंड। दिस इज थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक एंड कमेंट on my videos. Also subscribe my channel to get new videos.